हर जगह के अलग अलग तौर तरीके होते हैं, लेकिन खासकर फ्रांस के रीति रिवाज सारी दुनिया से हटकर हैं। जो चीजें और रिवाज वहां बने हैं वो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते, और उनके पीछे वो सारी छुपी वजह सुनकर इंसान दंग रह जाता है। मेरी ये कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि किस तरह मैं शादी होकर एक फ्रांसीसी औरत बन गई, और फिर मुझ पर एक ऐसा राज खुला जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम उर्मिला है। इंटर की परीक्षा के बाद मैं पूरी तरह फ्री थी और करने को मेरे पास कुछ नहीं था। घर में 2 भाभियां मौजूद थी और सारा काम काज उन्हीं के जिम्मे था। तो मैंने इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और वहीं फेसबुक पर मेरी दोस्ती एक फ्रांसीसी मर्द जॉन से हुई। मैंने सुना था फ्रांसीसी बहुत ही पैसे वाले और औरतों के शौकीन होते हैं। उनके पास के रस्म रिवाज भी बिल्कुल ही अलग होते हैं। जॉन भी ऐसा ही था। वो पेरिस शहर में रहता था और वही उसकी सोने की 3 दुकानें थी। जॉन का काम ऐसा था कि उसका वास्ता तरह तरह के विदेशी टूरिस्ट लोगों से पड़ता था, इसलिए उसकी हिंदी काफी बेहतर थी। फेसबुक के ग्रुप पर होने वाली ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट चैट में बदल गई, और फिर हमने एक दूसरे को व्हाट्सएप नंबर भी दे दिए। जॉन बहुत ही अच्छा लड़का था। वो हमेशा बहुत इज्जत से बात करता और इसीलिए मेरे दिल में उसके लिए एक खास जगह बन गई थी। कभी कभार वो मुझसे कुछ अजीबोगरीब सवाल भी पूछ लेता था, जिसे सुनकर मैं हैरान रह जाती। एक दफा तो बातों बातों में जॉन पूछने लगा कि उर्मिला, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? मैंने हंसकर कहा कि ऐसी भी कौन सी पूछने वाली बात है जिसके लिए तुम्हें इजाजत लेनी पड़ रही है। और फिर उसने जो बात पूछी वो मेरे लिए वाकई अनोखी थी। वो पूछने लगा, उर्मिला, क्या तुमने कभी अपनी नाफ में तेल लगाया है? उसकी बात सुनकर मैंने हैरानी से पूछा, ये कैसा सवाल है? मैं भला नाफ में तेल क्यों लगाऊंगी? उस पर उसने फिर एक अजीब सवाल पूछ लिया कि क्या तुम्हारी भाभीियों ने कभी अपनी नाफ में तेल लगाया है? वो तो शादीशुदा है ना। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। जॉन, आज तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो? मेरी भाभियां नाफ में तेल क्यों लगाने लगी? जॉन ने खुश होकर कहा, तुम कभी मेरे पास आओ तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। उसकी बात पर मैं खामोश हो गई थी। ये कैसे मुमकिन था कि मैं कभी उससे मिलने के लिए जा सकती? हमारे बीच शहरों का नहीं बल्कि समंदरों का फासला था। जॉन की बातें अक्सर ऐसी ही अजीबोगरीब होती थी, जो मेरी समझ से तो बाहर ही होती थी। वो बात करते करते अचानक ऐसे सवाल पूछ लेता जिनका न सर होता न पैर, लेकिन फिर भी मुझे उससे बात करना बहुत पसंद था। हम दोनों की इस दोस्ती को 4 महीने ही गुजरे थे कि जॉन ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया, और दूसरी तरफ मेरी भाभी को इस बात की खबर लग गई कि मैं सारी रात किसी से छुपकर बात करती हूँ। मुझे जॉन से उस प्रपोजल की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को कभी आमने सामने नहीं देखा था। तस्वीरें तो हर दिन वो भी मुझे भेजता था और मैं भी उसे भेजती रहती थी। इसलिए जब उसने मुझे प्रपोज किया तो मैं हैरान रह गई। वो पेरिस शहर में रहने वाला एक अमीर लड़का था और मैं दिल्ली शहर की एक आम सी लड़की थी। जॉन देखने में भी बहुत खूबसूरत था, जबकि मैं उसके आगे कुछ भी नहीं थी। मैं जॉन के इस प्रपोजल से पूरी तरह खुश भी नहीं हो पाई थी कि भाभी ने मेरी इस दोस्ती की खबर भाई को पहुंचा दी, और अगले ही दिन भाई ने गुस्से में मुझसे मोबाइल फोन ले लिया। मैं जॉन के प्रपोजल का जवाब भी नहीं दे पाई थी और मुझसे फोन छीन लिया गया था। मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। मुझे जॉन की इसका आदत हो गई थी कि मैं उसके बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकती थी, और फोन छीन जाने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ। 2 दिन भी न गुजरे थे कि मैं भाई के कदमों में बैठ गई और मैंने डरते डरते भाई को जॉन के बारे में सब कुछ बता दिया, और ये भी बता दिया कि वो मुझसे शादी करने की ख्वाहिश रखता है। मेरी बात सुनकर भाई गुस्से में कहने लगे, मुझे लगता है उर्मिला तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ये सब सिर्फ दिल लगी के बहाने हैं, और इस तरह ये लोग प्रदेश की लड़कियों से दिल बहलाते हैं। वो तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाकर कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारेगा और फिर तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी लड़की का शिकार करने निकल जाएगा। मैंने भाई को लाख यकीन दिलाने की कोशिश की कि जॉन दूसरे लड़कों की तरह नहीं है, लेकिन भाई तो किसी तरह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेरे बहुत रोने धोने के बाद भाई ने मेरा फोन तो वापस कर दिया, लेकिन सख्ती से मना किया कि मैं जॉन से दोबारा कोई संबंध न रखूं। लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि 2 मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से दूर रह सकते? इसलिए मैंने जॉन को फोन मिलाया और उसे भाई के गुस्से के बारे में बताया। तो जॉन कहने लगा, अपने भाई से मेरी बात करवाओ, मैं खुद ही हमारी शादी की बात कर लेता हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। पता नहीं वो भाई से क्या बात करने वाला था और भाई उसकी बात पर कैसे रिएक्ट करते। उसके बहुत कहने पर मैंने उसकी और भाई की बात करवा दी।
उसने भाई को न जाने कौन सी बबूती घोलकर पिलाई कि भाई हमारी शादी के लिए राजी हो गए और टेलीफोन पर ही हम दोनों की मंगनी पक्की कर दी। लेकिन एक बात भाई ने मुझे साफ तौर पर कह दी थी कि ये रिश्ता उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से किया है और उसकी सारी जिम्मेदारी भी तुम पर ही होगी। मैंने भाई को यहाँ तक कह दिया कि एक दफा जॉन मुझे यहाँ से विदा करवा कर ले जाए तो फिर मैं तुमसे कभी कभी ही मिलने आ पाऊंगी। माँ बाप तो थे नहीं, भाई का ही सहारा था। जॉन की मोहब्बत में वो आसरा भी मुझसे छीन रहा था, लेकिन जॉन की मोहब्बत का भूत ऐसा सर पर सवार था कि मुझे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी सबसे बेहतरीन सहेली को जब मेरी मोहब्बत का पता लगा तो उसने मुझे कहा कि एक फ्रांसीसी मर्द पर भरोसा करके तुम बेवकूफ़ी कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि वहाँ किस तरह औरतों को अय्याशी का सामान समझा जाता है? मगर मैंने उसकी भी एक न सुनी। मुझे तो अब तक इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस तरह मेरा और जॉन का रिश्ता भी पक्का हो सकता है। जॉन ने वाकई अपनी मोहब्बत को सच कर दिखाया था। मंगनी के बाद ये पहली रात थी जब मैं और जॉन वीडियो कॉल पर आमने सामने थे, वरना उससे पहले कभी हमने वीडियो कॉल पर बात नहीं की थी। जॉन ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और फिर एक अजीब सी ख्वाहिश की जिसे सुनकर मैं कुछ चौंक सी गई। वो कहने लगा, उर्मिला मैं एक दफा तुम्हारी नाफ देखना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही शर्म का एहसास हुआ। हम दोनों का रिश्ता हो चुका था, लेकिन इस तरह जॉन को अपना पेट दिखाना मुझे कुछ अजीब लग रहा था। वो कहने लगा, उर्मिला इसमें शर्माने की क्या बात है? अब तुम मेरी पत्नी हो और मुझे बस तुम्हारी नाफ ही तो देखनी है। तुम मेरे पास होती तो आज की रात में खुद तुम्हारी नाफ में तेल लगाता, मगर मैं चाहता हूँ कि आज तुम ये काम खुद अपने हाथ से कर लो। मैंने हैरत से पूछा, जॉन ये नाफ वाली क्या बात है जो तुम अक्सर ही नाफ में तेल लगाने की बात करते हो? जॉन कहने लगा,